हेलो फ्रेंड्स, डीएल के बायोलॉजी स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं डीएल कुमार। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की घटनाएं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी घटनाएं होती है, उन्हीं का आज अपन अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पूर्व की वीडियो में हमने रिप्रोडक्टिव फेज की बात की थी और आज हम बात करेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाली घटनाओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहले अपन बात करें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, निषेचन से पहले की घटनाएं, यानी निषेचन से पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी घटनाएं होती है। फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, निषेचन के समय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी इवेंट्स होते हैं। एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, निषेचन के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी घटनाएं होती है, उन्हीं का अध्ययन अपन करेंगे। और आज हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात करेंगे, यानी निषेचन से पहले कौन कौन सी घटनाएं होती है, यही आज की वीडियो में हम बात करेंगे। और फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इसके बाद की वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे। तो हम बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, निषेचन से पूर्व सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी घटनाएं होती है। निषेचन से पूर्व होने वाली जो घटनाएं हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म और दूसरी है गैमेटोजेनेसिस। यानी प्री फर्टिलाइजेशन जो इवेंट्स है उन्हें 2 कैटेगरी में आगे डिवाइड किया गया है और वो है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म एंड गैमेटोजेनेसिस। इन 2 इवेंट्स की हम यहां स्टडी करेंगे। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। इन्हें भी 2 कैटेगरी में अपन डिवाइड किया है मैंने, हायर ऑर्गेनिज्म एंड लोअर ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअलिटी इन हायर ऑर्गेनिज्म एंड सेक्सुअलिटी इन लोअर ऑर्गेनिज्म, यानी 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर रहे हैं। हम सबसे पहले सेक्सुअलिटी इन हायर ऑर्गेनिज्म में बात कर रहे हैं। उच्च श्रेणी के जीवों में लिंगता, तो सेक्सुअलिटी इन हायर ऑर्गेनिज्म और उच्च श्रेणी के जीवों में लिंगता 2 प्रकार की होती है। एक है यूनिसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअलिटी या एक लिंगता, इसे अपन कहते हैं यूनिसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअलिटी या एक लिंगता। और दूसरा प्रकार है बाइसेक्सुअल या बाइसेक्सुअलिटी या द्विलिंगता। तो हर ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअलिटी को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है यूनिसेक्सुअलिटी और दूसरी है बाइसेक्सुअलिटी या यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म एंड बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, जब नर जनन अंग व मादा जनन अंग अलग अलग जीवों में उपस्थित हो, यानी लिंगता के आधार पर एक लिंग उपस्थित हो एक जीव में, तो लिंगता के आधार पर उनके 2 रूप देखने को मिले। तो नर जनन अंग व मादा जनन अंग अलग अलग जीवों में हो, इसे हम कहते हैं यूनिसेक्सुअलिटी। यानी लिंगता के आधार पर जीवों के कितने रूप, 2 रूप, इसे अपन कहेंगे यूनिसेक्सुअल। प्राय जंतुओं में जितने भी एनिमल होते हैं, हाई कैटेगरी के जो एनिमल होते हैं या अधिकांश जो जंतु होते हैं, उनमें एक लिंगता पाई जाती है। तो जंतुओं में अक्सर या प्राय जो है या जनरली जो एनिमल्स है उनमें क्या पाई जाती है, यूनिसेक्सुअलिटी पाई जाती है। जैसे मानव है,
गाय है, भैंस है, कॉकरोच है, बकरी है, भेड़ है, इन सब में यूनिसेक्सुअलिटी पाई जाती है। यानी लिंगता के आधार पर दो रूप होंगे, जैसे नर और मादा। तो एक होती है पुरुष और एक होती है महिला, तो दो रूप हो गए, ऐसे गाय और सांड, ऐसे भैंस और मादा पशु हो गया भैंस, और नर पशु के रूप में पाड़ा। तो कॉकरोच ऐसे ही, इसके भी दो रूप देखने को मिलेंगे। तो लिंगता के आधार पर दो रूप, यानी नर जनन अंग और मादा जनन अंग अलग अलग जीवों में हो, उसे यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। कुछ पादपों में भी एक लिंगता पाई जाती है, वैसे पादपों में ज्यादातर बाइसेक्सुअलिटी पाई जाती है, किंतु कुछ पादपों में भी एक लिंगता यूनिसेक्सुअलिटी या यूनिसेक्सुअल पाई जाती है, स्थिति पाई जाती है, जैसे पपीता, खजूर, मार्केंसिया, साइकस, वेलिसिनेरिया, ये कुछ ऐसे पादप है जो यूनिसेक्सुअल है। तो पपीता में नर पपीता और मादा पपीता अलग अलग होते हैं, और पपीता केवल मादा पपीता के ही आते हैं। ऐसे ही खजूर के भी दो रूप हैं, एक नर खजूर और एक मादा खजूर। मार्केंसिया में भी दो थैलस होते हैं, एक नर थैलस होता है और एक मादा थैलस होता है। साइकस में भी नर पादप और मादा पादप अलग है। वेलिसिनेरिया जो कि समुद्री जलीय खरपतवार है, इसके भी दो रूप देखने को मिलते हैं, एक नर वेलिसिनेरिया होती है और एक मादा वेलिसिनेरिया का पादप होता है। तो दो रूप हो गए। इन जीवों को एक लिंगाश्रित, यानी एक लिंग पर आश्रित है, केवल एक लिंग है, एक लिंगाश्रित या डायोसियस ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता है। यानी लिंगता के आधार पर देखो, डायोसियस और मोनोसियस। डायोसियस जो वर्ड है वो दो शब्दों से बना है, एक है डाई और ओसियस। तो ये दो शब्द है, यहां दो वर्ड है, डायो और ओसियस। डायो मीन्स दो, ओसियस यानी रूप, यानी लिंगता के आधार पर दो रूप, उसे कहते हैं डायोसियस ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी एक लिंगी जीव उन्हें अपन क्या कहेंगे भी, डायोसियस ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं, यानी लिंगता के आधार पर दो रूप होंगे। अब देखिए आगे, पुंकेसरी पुष्प, वे उन पुष्पों को, या जब पुष्प में केवल पुंकेसर या स्टेमिन हो, नर जनन हो, ऐसे पुष्प को हम क्या कहते हैं भी, पुंकेसरी पुष्प या स्टेमिनेट फ्लावर के नाम से जानते हैं। देखो, पादपों के पुष्प जो है द्विलिंगी है, अक्सर उनमें जो पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं, किंतु यदि किसी पुष्प में केवल पुंकेसर उपस्थित है तो उसे हम पुंकेसरी पुष्प या स्टेमिनेट पुष्प के नाम से जानते हैं। केवल स्टेमिन होगा, उसमें नर जनन अंग होगा। स्त्री केसरी पुष्प, जब पुष्प में केवल स्त्री केसर हो, यानी मादा जनन अंग हो, या केवल कार्पल हो, तो उसे हम स्त्री केसरी पुष्प या स्टाइलेट फ्लावर के नाम से जानते हैं। तो लिंगता के आधार पर दो प्रकार के पुष्प हो गए, एक हो गए कौन से, स्टेमिनेट फ्लावर, और दूसरे हो गए स्टिलेट फ्लावर, यानी पुंकेसरी पुष्प और स्त्री केसरी पुष्प। तो ये थी भी यूनिसेक्सुअल इन हायर ऑर्गेनिज्म। अब अपन बात करें बाइसेक्सुअल या द्विलिंगता, बाइसेक्सुअलिटी इन हायर ऑर्गेनिज्म। द्विलिंगता देखो, नर जनन अंग व मादा जनन अंग एक ही जीव में उपस्थित हो। जब नर जनन अंग और मादा जनन अंग किसमें हो, एक ही जीव में उपस्थित हो, तो उसे क्या कहेंगे अपन, बाइसेक्सुअल। यानी नर जनन अंग भी और मादा जनन अंग भी एक ही जीव में होंगे, उनके दो रूप नहीं होंगे। लिंगता के आधार पर केवल एक ही रूप होगा,
और उसी में दोनों जनन अंग उपस्थित होंगे, उसे हम कहेंगे बाइसेक्सुअलिटी या बाइसेक्सुअल या द्विलिंगता। प्राय पादपों में कौन सी लिंगता पाई जाती है? द्विलिंगता। जितने भी जो हायर कैटेगरीज के जो प्लांट है या फ्लावरिंग प्लांट्स है उनमें द्विलिंगता पाई जाती है, यानी नर जनन अंग पुंकेसर और मादा जनन अंग यानी स्त्रीकेसर दोनों एक ही पुष्प में उपस्थित होंगे, उससे अपन क्या कहेंगे? द्विलिंगी पुष्प, बाइसेक्सुअल फ्लावर। द्विलिंगता पाई जाती है, तो पादपों में प्राय द्विलिंगता पाई जाती है और सरसों, चना, मटर, गुड़हल, अमरूद, अनार इन सभी पादपों के पुष्पों में नर जनन अंग यानी पुंकेसर और मादा जनन अंग यानी स्त्रीकेसर एक साथ उपस्थित होते हैं। और आपने देखा भी होगा कि सरसों के फ्लावर में जो स्टेमिन और जो कार्पल्स है वो एक साथ उपस्थित होते हैं, उसे अपन कहेंगे द्विलिंगता। कुछ जंतुओं में भी द्विलिंगता पाई जाती है। वैसे जंतुओं में द्विलिंगता नहीं पाई जाती है, किंतु कुछ जंतुओं में द्विलिंगता पाई जाती है। प्राय जंतु कैसे होते हैं? देखो यहां लिखा है प्राय जंतु एक में एक लिंगी होते हैं या एक लिंगता पाई जाती है। तो कुछ जंतुओं में भी द्विलिंगता पाई जाती है और वो एग्जांपल अपन देखें तो स्पंज, टैपवर्म, जोंक, केचुआ ये ऐसे जंतु हैं जिनमें बाइसेक्सुअल स्थिति देखने को मिलती है। टैपवर्म जो कि फीताकर्मी जिसे कहते हैं, जो मानव की आंत्र में परजीवी के रूप में रहता है और इनमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग एक ही टैपवर्म में एक ही जीव में उपस्थित होते हैं। ऐसे ही जोंक में भी नर जनन अंग और मादा जनन अंग एक ही जीव में उपस्थित है। केचुए में भी नर जनन अंग और मादा जनन अंग एक ही जीव में उपस्थित होते हैं। तो कुछ जंतु भी बाइसेक्सुअलिटी प्रदर्शित करते हैं और वो कौन कौन से हैं? स्पंज, टैपवर्म, जोंक, केचुआ। कैसे जंतु है भाई? ये बाइसेक्सुअल एनिमल है और पादपों में अक्सर बाइसेक्सुअलिटी पाई जाती है। आगे अपन बात करें, इन जीवों को द्विलिंगाश्रित, क्योंकि दो लिंगों पर आश्रित है, दो लिंग एक साथ एक ही जीव में है इसलिए से द्विलिंगाश्रित। और मोनोसियस, देखो मोनो मीन्स क्या होगा भी? यहां मोनो मीन्स क्या होगा? एक, और सियस यानी रूप, यानी लिंगता के आधार पर केवल एक रूप, तो इसीलिए इनको कहते हैं मोनोसियस ऑर्गेनिज्म। ये थे डायोसियस ऑर्गेनिज्म, लिंगता के आधार पर दो रूप, डायोसियस, मोनोसियस लिंगता के आधार पर एक रूप, तो हो गए मोनोसियस ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। द्विलिंगी पुष्प, देखो बाइसेक्सुअल फ्लावर, मैंने अभी आपको बताया कि जब एक ही पुष्प में पुंकेसर व स्त्रीकेसर उपस्थित हो, एक ही पुष्प में पुंकेसर और स्त्रीकेसर उपस्थित हो, तो उसे अपन क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर। नर जनन अंग पुंकेसरी, पुंकेसर, मादा जनन अंग या स्त्री केसरी या स्त्री केसर अपन कह सकते हैं। एक ही जीव में अलग अलग स्थान पर भी हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि एक ही जगह हो, वो उनकी स्थिति अलग अलग हो सकती है। यानी जो मोनोसियस जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग अलग अलग स्थितियों पर या अलग अलग जगह पर उपस्थित होते हैं। जैसे मक्का में, नारियल में, कुकुरबिटेसी में, केचुआ में, टैपवर्म में, कारा, जितने भी अपन ने एग्जांपल देखे उन सभी में जितने भी जो ऑर्गन होंगे वो कुछ स्थितियों, जब पादपों में नहीं होगी स्थिति, जंतुओं में पादपों में भी हो सकती है और जंतुओं में भी हो सकती है, जिसमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग एक जगह नहीं होंगे, अलग अलग स्थितियों में होंगे। जैसे मक्का एक बाइसेक्सुअल
प्लांट है, जिसमें जहां सिट्टा आता है वो मादा पुष्प के रूप में जाना जाता है, और जहां ऊपर जो पादप के शीर्ष भाग पर जो निकला हुआ होता है वो क्या होता है भी नर पुष्प होता है। ऐसे नारियल में, कुकुरबिटेसी में नर और मादा पुष्प अलग अलग होंगे, परंतु एक ही पौधे में अलग अलग स्थिति में। केचुए में भी जंतु एक है, परंतु उसमें नर जननांग और मादा जननांग अलग अलग खंडों में उपस्थित होंगे। टैपवर में और कारा में, इन सभी में ये स्थिति देखने को मिलती है कि उनमें एक ही जीव में नर जननांग और मादा जननांग अलग अलग स्थितियों में उपस्थित होते हैं। यहां अपन कुछ बात करेंगे। देखो यहां अपन ने पुंकेसरी पुष्प कर लिया, स्त्रीकेसरी पुष्प कर लिए। हम बात कर रहे हैं नपुंसक पुष्प। नपुंसक पुष्प किसे कहेंगे? देखो द्विलिंगी पुष्प किसे कहेंगे? जिसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित हो। नपुंसक पुष्प जब स्त्रीकेसर व पुंकेसर दोनों का ही अभाव हो, यानी नर जनन अंग भी नहीं हो और मादा जनन अंग भी नहीं हो, ऐसे पुष्प को क्या कहेंगे? नपुंसक पुष्प अपन कहते हैं। और आम में नपुंसक पुष्प उपस्थित होते हैं। एक सर्वलिंगी और अपन बात करें जिसमें सारे लिंगता की स्थिति, यानी पुंकेसरी पुष्प भी, स्त्रीकेसरी पुष्प भी और नपुंसक पुष्प भी उपस्थित हो। तो जब पुंकेसरी पुष्प, स्त्रीकेसरी पुष्प और नपुंसक पुष्प उपस्थित हो तो उसे अपन सर्वलिंगी पादप कहते हैं। एग्जाम्पल है आम। तो आम एक में नपुंसक पुष्प भी है, यानी उसमें नपुंसक पुष्प भी है, स्त्रीकेसरी पुष्प भी है, पुंकेसरी पुष्प भी है, तो वो कैसा है? सर्वलिंगी पादप। तो ये अपन ने देखा सेक्सुअलिटी इन हायर ऑर्गेनिज्म में। अब अपन बात कर रहे हैं सेक्सुअलिटी इन लोअर ऑर्गेनिज्म। निम्न श्रेणी के जीवों में लिंगता देखेंगे। अपन बात करें जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उनमें हम यहां पर पादपों में या कुछ जो निम्न श्रेणी के जंतु हैं उनकी लिंगता की अपन बात करेंगे। और कवकों व शैवालों में, कवकों व शैवालों का पादप काय में RSL FFS का अभाव होता है। यानी जो कवक होते हैं, शैवाल होते हैं, उनमें रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट और सीड, ये जितने 6 ऑर्गन हैं इन सब का अभाव होता है। तो रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड एब्सेंट होते हैं। इनके पादप काय को हम थैलस के रूप में जानते हैं। इनके पादप काय को हम क्या कहेंगे? थैलस। और उनमें लिंगता किस प्रकार से होगी, कैसे उनको संबोधित करेंगे, वही अपन बात कर रहे हैं। तो इनमें जो लिंगता होती है उसे होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक के रूप में क्लासिफाइड किया गया है। तो सेक्सुअलिटी इन लोअर ऑर्गेनिज्म में कवकों और शैवालों में रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड का अभाव होता है। इस कारण से इस प्रकार के पादप को हम थैलस कहते हैं। और इनकी लिंगता के लिए 2 शब्द काम में लिए गए हैं, एक होमोथैलिक और एक हेटेरोथैलिक। कई बार बोर्ड की एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो निम्न श्रेणी के जीव है उनमें लिंगता के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो होमोथैलिक एंड हेटेरोथैलिक। हम बात करें होमोथैलिक, इन्हें अपन समथैलेसी, समजालिक, या ये जो है बताएगा वो द्विलिंगता को प्रदर्शित करता है। तो लोअर ऑर्गेनिज्म में जो होमोथैलिक जो है या जो समथैलेसी है या समजालिक जो है वो बाइसेक्सुअलिटी को प्रदर्शित करता है। तो द्विलिंगता के लिए लोअर ऑर्गेनिज्म के लिए कौन सा वर्ड काम में लिया गया है? होमोथैलिक। जब थैलस संरचनात्मक व क्रियात्मक दृष्टि में समान हो, जब कवकों और शैवालों का जो थैलस है, जो उसका पादप काय है, वो संरचनात्मक दृष्टि से और क्रियात्मक दृष्टि से समान हो, तो
उसे हम क्या कहेंगे, होमोथैलिक। और ये उनकी द्विलिंगता को प्रदर्शित करता है। एग्जाम्पल के रूप में अपन बात करें तो म्यूकर एंड राइजोपस कैसे प्लांट है भी होमोथैलिक प्लांट। आगे अपन बात करें हिटेरोथैलिक, विषम थैलसी या विषम जालिक या एक लिंगता। यानी हेटेरोथैलिक जो है वो लोअर ऑर्गेनिज्म के लिए एक लिंगता को प्रदर्शित करता है। तो जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उनके लिए एक लिंगता को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा वर्ड काम में लिया गई, हिटेरोथैलिक वर्ड काम में लिया है। जब थैलस संरचनात्मक व क्रियात्मक दृष्टि से असमान हो, जब थैलस रचनात्मक और क्रियात्मक दृष्टि से कैसा हो, असमान हो, उसे क्या कहेंगे, हिटेरोथैलिक। यानी जब पादप काई संरचनात्मक दृष्टि से भी, स्ट्रक्चरल दृष्टि से भी एंड फिजियोलॉजिकली दृष्टि से भी क्या हो, डिफरेंट हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, हिटेरोथैलिक कहेंगे। और ये लोअर ऑर्गेनिज्म के लिए यूनिसेक्सुअलिटी को प्रदर्शित करता है। थैलस को हम इसको दो प्रभेद के रूप में या विभेद के रूप में भी अपन संबोधित कर सकते हैं। प्लस प्रभेद के रूप में नर को और माइनस प्रभेद के रूप में मादा को कहा जाता है। तो इनके थैलस के लिए प्रभेद वर्ड भी लेते हैं, प्लस प्रभेद और माइनस प्रभेद। जो प्लस प्रभेद है वो नर थैलस को और जो माइनस प्रभेद है वो मादा थैलस को प्रदर्शित करता है। एग्जाम्पल के रूप में अपन बात करें तो वॉलवॉक्स, फ्यूकस, ब्राउन एल्गा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में हिटेरोथैलिक प्रकार की सेक्सुअलिटी पाई जाती है, यानी एक लिंगता की स्थिति देखने को मिलती है। तो ये था भी अपना प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की पहली घटना, जिसमें हमने बात किया सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, जिसमें दो टाइपों में अपन ने बात किया, सेक्सुअलिटी इन हायर ऑर्गेनिज्म जिसमें यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल स्थिति बात की, और सेक्सुअलिटी इन लोअर ऑर्गेनिज्म जिसमें अपन होमोथैलिक एंड हेटेरोथैलिक की बात की। और अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की जो दूसरी जो इवेंट्स है वो है गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन। गैमेटोजेनेसिस जो वर्ड है वो टू वर्ड से बना है, एक है गैमेटोज एंड दूसरा है जेनेसिस। गैमेटोज यानी गैमेट एंड जेनेसिस मींस प्रोडक्शन, यानी गैमेट्स की प्रोडक्शन को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। युग्मकों के निर्माण को क्या कहेंगे भी, गैमेटोजेनेसिस। तो द्विगुणित जनन सेल, कोई भी डिप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल जो है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होकर मियोसिस होकर गैमेट की फॉर्मेशन होती है। तो डिप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल है ये 2N है, इसमें मियोसिस डिवीजन हुआ यानी अर्धसूत्री विभाजन हुआ, उससे क्या बनेंगे, गैमेट बनेंगे। और वो गैमेट कैसे होंगे, हैप्लॉइड या अगुणित होंगे। तो गैमेटोजेनेसिस किसे कहेंगे भी, द्विगुणित जनन कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से युग्मक निर्माण के प्रक्रम को गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। अब एक रिप्रोडक्टिव जो सेल होती है उससे 4 गैमेट बनते हैं। कितने, 4 गैमेट बनेंगे, जिसमें अब देखिए गैमेट जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं नर युग्मक और दूसरे होते हैं मादा युग्मक, यानी मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। तो गैमेट के 2 टाइप है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मेल जो गैमेट है उसे अपन शुक्राणु या परागकण के रूप में जानते हैं, तो जंतुओं में उसे शुक्राणु कहते हैं और पादपों में उसे परागकण कहते हैं।
इसी प्रकार मादा युग्मक जंतुओं में उसे अंडाणु कहते हैं और पादपों में उसे अंड सेल के रूप में जानते हैं। तो नर युग्मक और मादा युग्मक बनेंगे। नर युग्मकों का निर्माण नर द्विगुणित जनन कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से होगा और मादा युग्मकों का निर्माण मादा द्विगुणित जनन कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से होगा। एक नर द्विगुणित जनन सेल से 4 नर युग्मक बनेंगे और एक मादा द्विगुणित जनन सेल से भी 4 मादा युग्मक बनेंगे, किंतु उनमें से केवल एक सक्रिय रहता है, बाकी 3 निष्क्रिय होकर नष्ट हो जाते हैं। तो केवल एक गैमेट बनेगा, मादा गैमेट। अब अपन बात करें गैमेटों के उनकी रचना के आधार पर, उनकी क्रियात्मकता के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहले बात करें आइसोगैमेट या होमोगैमिट्स, या इसे अपन समयुग्मज या समयुग्मकी नाम से जानते हैं। होमोगैमिट्स या आइसोगैमिट्स, देखो नाम से पता लग रहा है आइसोगैमिट्स, आइसो मीन्स समान, होमो मीन्स समान, गैमेट्स तो समयुग्मजी या समयुग्मक की स्थिति। देखिए, जब युग्मक संरचनात्मक और क्रियात्मक दृष्टि से क्या हो, समान हो, स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकली जो व्यू है उसके हिसाब से जब गैमेट क्या हो, समान हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, होमोगैमेट्स स्थिति या आइसोगैमेट्स स्थिति के नाम से जानेंगे। यानी ये गैमेट संरचनात्मक दृष्टि से भी और क्रियात्मक दृष्टि से भी समान होंगे और सरल शैवालों और कवकों में होमोगैमेट्स पाए जाते हैं, जिसमें गैमेट स्ट्रक्चरली व्यू से और फिजियोलॉजिकली व्यू से समान होते हैं। अगला बात करें एन आइसोगैमेट्स या असमयुग्मक जी या असमयुग्मक की। एन आइसोगैमेट्स असमयुग्मकी, देखो युग्मक संरचनात्मक दृष्टि से समान है, किंतु क्रियात्मक दृष्टि से क्या हो, असमान हो, ऐसी स्थिति को अपन क्या कहेंगे, एन आइसोगैमेट्स या असमयुग्मकी या असमयुग्मजी स्थिति कहेंगे। तो जब युग्मक नर युग्मक और मादा युग्मक जब संरचनात्मक दृष्टि से तो क्या हो, समान हो, किंतु जो फिजियोलॉजिकल दृष्टि से या फंक्शनल की दृष्टि से क्या अगर अपन देखें तो वो क्या होंगे, असमान। ऐसी स्थिति को अपन क्या कहेंगे, असमयुग्मजी। देखिए क्लेडोफोरा यूलोथिक्स शैवाल है, ये शैवाल है, इसमें 2 तरीके के गैमेट होंगे, कसाबिका युक्त युग्मक होंगे इसमें, तो इनमें कसाबिका युक्त गैमेट है, और स्पाइरोगायरा इसमें कैसे युग्मक है भाई, अकसाबिका युक्त युग्मक। तो ऐसे युग्मक हो, यानी जब 2 प्रकार के युग्मक हो कि एक में युग्मक कैसे है, कसाबिका युक्त है, और दूसरे कौन से हैं, अकसाबिका युक्त। तो देखिए स्ट्रक्चर दृष्टि से अगर अपन देखें तो गैमेट बिल्कुल संरचना में समान होंगे, परंतु एक चल युग्मक होंगे और एक अचल युग्मक होंगे। तो ऐसे युग्मकों को अपन क्या कहेंगे, असमयुग्मकी। तो एन आइसोगैमेट्स स्थिति क्लेडोफोरा यूलोथिक्स स्पाइरोगायरा में देखने को मिलती है। तो ये थी भी एन आइसोगैमेट्स। अंतिम तीसरा प्रकार अपन बात करें हेटेरोगैमेट्स, विषम युग्मकी। जब युग्मक संरचनात्मक दृष्टि से और क्रियात्मक दृष्टि से दोनों ही व्यू से कैसे हो, असमान हो, तो उस स्थिति को अपन क्या कहेंगे, तो युग्मक संरचनात्मक व क्रियात्मक दृष्टि से असमान हो, तो इस स्थिति को अपन क्या कहेंगे भाई, हेटेरोगैमेट्स या विषम युग्मक जी या विषम युग्मक की स्थिति। तो इसमें नर युग्मक
और मादा युग्मक जो होंगे संरचनात्मक व्यू से और फिजियोलॉजिकली व्यू से कैसे होंगे, असमान होंगे। इस प्रकार की स्थिति हमें वॉलवॉक्स में, फ्यूकस में, ब्राउन एल्गा में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, मानव और उस श्रेणी के जितने भी जंतु हैं उनमें हेटेरोगैमेट्स स्थिति देखने को मिलती। हम मानव के गैमेट्स की बात करें यहां पर तो आपको बहुत उसमें संरचनात्मक और क्रियात्मक जो वेरिएशन है, असमानता है, वो देखने को मिल जाएगी। देखिए, अगर शुक्राणु की बात करें जो कि नर युग्मक है, तो एक चम्मच के आकार का होता है जिसमें सिर है, उसके बाद में मध्य भाग है और पूंछ है, ठीक है। इसी प्रकार यदि अपन मादा युग्मक की बात करें मानव की या अंडाणु की बात करें तो एक गोलाकार स्ट्रक्चर होगी और कैसा है, अचल होगा। तो मानव का शुक्राणु एक चम्मच के आकार का है और गतिशील है, ठीक है। तो चम्मच के आकार का आकार भी भिन्न हो गया तो संरचना भी भिन्न हो गई और कैसा है, चलनशील है, तो क्रिया में भी आगे क्रियाशीलता हो गई। इसी प्रकार अपन मादा युग्मक की बात करें तो वो गोलाकार है और कैसा है, अचल है, तो भिन्नता आ गई। इस स्थिति को अपन क्या कहेंगे भी, हेटेरोगैमेट्स स्थिति कहते हैं। आगे अपन बात करें देखो युग्मकों के स्थानांतरण के लिए, युग्मक का जो स्थानांतरण होता है फर्टिलाइजेशन के लिए ये मादा युग्मक के पास पहुंचते हैं और ये जो स्थानांतरण होता है वो वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से, कशाभिकाओं के द्वारा, पक्षमाभिकाओं के द्वारा और पूंछ के द्वारा इनमें गति होकर ये मादा युग्मक के पास पहुंचते हैं। तो नर युग्मक जो है उनके चलन के लिए या उनके स्थानांतरण के लिए इनमें ये वायु के माध्यम से हो सकता है, ये जल के माध्यम से हो सकता है, पूंछ, इसके अलावा कशाभिकाएं और पक्षमाभिकाओं के माध्यम से इनका स्थानांतरण हो सकता है। तो ये था भी आज का अपना टॉपिक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिसका अध्ययन हमने दो टाइटलों में बात किया। एक अपन ने बात की सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म और दूसरा अपन ने बात की गैमेटोजेनेसिस। जो सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म है वो अपन ने यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक स्थिति अपन ने देखी और गैमेटोजेनेसिस में गैमेट की फॉर्मेशन जो मियोसिस है उसके थ्रू होती है और गैमेट जो होते हैं वो कितने प्रकार के हैं तो वो आइसोगैमेट्स एंड हेटेरोगैमेट्स स्थिति अपन ने देखी। मित्रों देखिए इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, यूनिसेक्सुअलिटी, बाइसेक्सुअलिटी, होमोथैलिक, जो कि मैंने कहा कि बोर्ड के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, हेटेरोथैलिक एंड आइसोगैमेट्स एंड हेटेरोगैमेट्स, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पूरा मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।